अध्याय 7। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी। सकारात्मक पक्ष। एक महान भाग्य बनाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे बनाए रखने के लिए 10 गुना अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नॉर्थन मेयर रॉथस्चाइल्ड। टाइमिंग कुछ भी नहीं है। एक आदर्श दुनिया में बुद्धिमान निवेशक केवल तभी स्टॉक खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे, और जब वे ओवर प्राइस्ड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देगा। फिर बॉन्ड्स और नकदी के बंकर को छेड़ने का प्रयास करेंगे जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने लायक सस्ता ना हो जाए। 1966 से 2001 के अंत तक एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्टॉक में लगातार $1 के निवेश को रखने से यह $11.71 हो गया था। लेकिन यदि आपने प्रत्येक वर्ष के 5 सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टॉक से इसे बाहर निकाल लिया था तो आपका मूल्य $1,987.12 हो गया था। सबसे जादुई बाजार। विचारों की तरह यह हाथ की सफाई पर आधारित है। वास्तव में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे। 7 जनवरी 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के शीर्ष वित्तीय पूर्वानुमानकर्ताओं में से एक के साथ एक इंटरव्यू दिखाया, जिसने निवेशकों से बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर खरीदने का आग्रह किया। यह बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप इस घोषणा को सुनने के बाद भी अयोग्य हो सकते हैं। फोरकास्टर का नाम एलन ग्रीनस्पैन था, और यह बहुत दुर्लभ है कि उन्होंने हर उसको अयोग्य ठहराया जो इस पल का लाभ ना उठा सके, और वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष भी क्यों न थे। ग्रेट शेयर बाजार की डिप्रेशन के बाद 1973 और 1974 आर्थिक विकास के लिए सबसे खराब साल थे। क्या पेशेवर एलन ग्रीनस्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं? 3 दिसंबर 2001 को आर एम लैरी एंड कंपनी की मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्यक्ष केट लैरी ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अधिकांश गिरावट के पीछे पड़ने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि 2002 की पहली तिमाही के लिए स्टॉक बढ़िया लग रहा है कि भविष्यवाणी करते हुए अगले 3 महीनों में शेयर ने औसतन 0.28% रिटर्न अर्जित किया, जिसने नकदी से 1.5% अंडरफॉर्म किया। इस विचार में लैरी अकेले नहीं है। ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 वित्तीय प्रोफेसरों में से एक अध्ययन में ये पाया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज़लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6% वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन अगर आपने उन्हें अनदेखा किया और अपने पैसों को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डैनिश दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने उल्लेख किया है, जीवन को केवल बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में ही जीना चाहिए। पीछे मुड़कर देखें, आप हमेशा वही देखते हैं जब आपने अपने शेयरों को खरीदना और बेचना चाहिए था, लेकिन आप इसे देखकर सोच में ना पड़ें। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हो, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है। वित्तीय बाजारों में हमेशा के लिए
20-20 की बाधा बनी रहती है, लेकिन दूरदर्शिता कानूनी रूप से अंधी होती है। इसीलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है। क्या चल रहा है? जो स्टॉक अंतरिक्ष यान की तरह गति पकड़ते हैं, वे जैसे ही पृथ्वी के समताप मंडल में आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टॉक अक्सर गुरुत्वाकर्षण को चीरकर आगे बढ़ जाते हैं। आइए 1990 के सबसे हॉट ग्रोथ शेयरों में से 3 के ट्रॉजेक्ट्री पर नज़र डालें, जो हैं जनरल इलेक्ट्रिक्स, होम डिपो और सन माइक्रो सिस्टम्स। 1995 से 1999 तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक में बड़ा और अधिक लाभदायक साबित हुआ। सन का राजस्व दोगुना हो गया और होम डिपो का दोगुने से अधिक हो गया। वैल्यू लाइन के अनुसार जीई का राजस्व 29% बढ़ा, इसकी कमाई 65% बढ़ी। होम डिपो और सन के प्रति शेयर आय लगभग 3 गुने हो गए। लेकिन कुछ और हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया। जितनी तेजी से ये कंपनियां बढ़ी, उनके शेयर उतने ही महंगे होते गए, और जब स्टॉक कंपनियां की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुसीबत में पड़ता है। जैसा कि ग्राहम बताते हैं कि एक महान कंपनी तब एक महान निवेश नहीं होती जब आप स्टॉक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं। जितना अधिक स्टॉक बढ़ता है, उतना ही ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन उस सहज विश्वास को वित्तीय भौतिक और एक मौलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधाभासी माना जाता है। जितना बड़ा वे प्राप्त करते हैं, उतनी ही धीमी गति से बढ़ते हैं। एक $11 बिलियन की कंपनी अपनी बिक्री को काफ़ी आसानी से दोगुना कर सकती है, लेकिन $50 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए $50 बिलियन व्यवसाय की कंपनी कहाँ से ला सकते हैं? ग्रोथ स्टॉक तब खरीदने लायक होते हैं जब उनकी कीमतें उचित होती हैं, लेकिन जब उनकी कीमत रेशो अनुपात 25 से 30 अधिक हो जाता है, तब वे बदसूरत हो जाते हैं। जैसे पत्रकार कैरोल लूमिस ने पाया कि 1960 से 1999 तक फॉर्च्यून 500 की सूची में सबसे बड़ी 150 कंपनियों में से केवल 8 ही 2 दशकों से सालाना औसतन कमाई कम से कम 15% अर्जित करने में सफल रही। 5 दशक के आंकड़ों को देखते हुए सैनफोर्ड सी बर्नस्टन एंड कंपनी की शोध फर्म ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के केवल 10% ने कम से कम लगातार 5 वर्षों तक अपनी कमाई में 20% की वृद्धि की, जो 10 साल के लिए केवल 3% कंपनियों ने 20% की वृद्धि हुई थी। और ख़ास बात यह है कि एक भी कंपनी ने इसे लगातार 15 साल तक ऐसा नहीं किया था। 1951 से लेकर 1998 तक हजारों अमेरिकी शेयरों के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि 10 साल की अवधि में शुद्ध कमाई में औसतन 9.7% सालाना वृद्धि हुई, लेकिन सबसे बड़ी 20% कंपनियों के लिए कमाई केवल 9.3% वार्षिक औसत से बढ़ी। यहाँ तक कि कई कॉरपोरेट नेता इन बाधाओं को समझने में विफल रहते हैं। हालांकि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेयरों में दिलचस्पी लेता है, और जब वे अपनी सबसे लोकप्रिय परिस्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है, तो जैसे जुलाई 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की कि संघीय नियामक अपने एक दवा कारखाने में झूठे रिकॉर्ड के आरोपों की जांच कर रहे थे,
और एक दिन में 16% की गिरावट स्टॉक में आ गई। पिछले 12 महीने की कमाई 24 गुना से घटकर जॉनसन एंड जॉनसन की हिस्सेदारी महज 20 गुना रह गई थी। उस निचले स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता था, जिसके विकास के लिए यह एक उदाहरण है जिसे ग्राहम अपेक्षाकृत अलोकप्रिय बड़ी कंपनी कहते हैं। अच्छी कीमत में बढ़िया कंपनी खरीदें। क्या आपको सभी अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए? एंड्रयू कार्नेगी ने एक सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें। अपने शॉट को बिखरने मत दो। जीवन की महान सफलताएं एकाग्रता से बनती हैं। जैसा कि ग्राहम बताते हैं, आम शेयरों से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। 1982 से अब तक एक उदाहरण के तौर पर देखें कि फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्च्यून्स में ही डिमेट कर रहे हैं। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह नहीं बनाई गई और ना ही इस तरह से को बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो उल्लेख करने के लिए अपेक्षा की वह यह है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर भी नज़र डालें। 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों की औसत मूल्य $230 मिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के एक सदस्य को अपने धन पर केवल 4.5% औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोर्ब्स 400 में कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद भी सूची में बने रहे? मूल सदस्यों में से केवल 64 और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं, जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे। जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में, जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगभग सभी बड़े लाभों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं उन्हें ठीक से तैयार किए गए थे। वे केवल खड़े होकर क्रंच कर सकते थे और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते हैं। बार्गेन बिन। आप सोच सकते हैं कि हमारी अंतहीन नेटवर्क की दुनिया में यह उन शेयरों की सूची बनाने और खरीदने के लिए है जो ग्राहम के मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि इंटरनेट की मदद मिल सकती है और आपको बहुत से काम हाथ से करने होंगे। आज के इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स की एक प्रति लें, मनी एंड इन्वेस्टिंग सेक्शन पर जाएं और शेयरों की सूची
देखें जो पिछले साल से एक साल निचले स्तर पर थे। इन्हें देखने के लिए बीएसई, एनएसई और नेस्डैक स्कोर कार्ड पर नज़र डालें। यह देखें कि क्या शेयर नेट वर्किंग कैपिटल मूल्य से कम पर बिक रहे हैं। एडगार डाटाबेस से सबसे हालिया त्रैमासिक या वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें। कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों में से किसी भी पसंदीदा स्टॉक और दीर्घकालिक ऋण सहित अपने कुल देनदारियों को घटाएं। उच्च तकनीक और दूरसंचार संचार जैसे क्षेत्रों से अधिकांश स्टॉक हाल ही में काफ़ी संख्या में लिस्टेड हुए हैं। उदाहरण के लिए 31 अक्टूबर 2002 तक कार्मवर्स टेक्नोलॉजी के पास वर्तमान संपत्ति में 2.4 बिलियन डॉलर और कुल देनदारियों में 1.0 बिलियन डॉलर थे, जिससे यह शुद्ध कार्यशील पूंजी 1.4 बिलियन डॉलर था। स्टॉक के 190 मिलियन में से कम शेयरों के साथ और $8 प्रति शेयरों के तहत एक शेयर की कीमत के साथ कॉमर्स का कुल बाजार पूंजीकरण 1.4 बिलियन डॉलर से कम था। कॉमवर्ट के नए कॉमवर्ट के नकदी और इन्वेंट्री के मूल्य से अधिक स्टॉक की कीमत के साथ कंपनी का चल रहा व्यापार अनिवार्य रूप से कुछ भी स्टॉक बेच नहीं रहा था। जैसा कि ग्राहम को पता था, आप अभी भी कॉमर्स जैसे स्टॉक पर पैसे खो सकते हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें केवल तभी खरीदना चाहिए जब आपको वे एक समय में 1 दर्जन मिल सकते हैं और आप उन्हें धैर्यपूर्वक पकड़कर रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम मौके पर जब मिस्टर मार्केट कई सच्चे सौदेबाजों को पैदा करता है, तो आपके पैसे बनाने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं।